हाँ, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अच संधि प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे थे। अच संधि प्रकरण में पिछले अध्याय तक हम वृद्धि संधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पररूप संधि। कौन सी संधि? पररूप संधि। ठीक है, पररूप संधि। पररूप संधि से तात्पर्य है कि जब हमारे कार्य होते हैं संधि में, तो एक तो होता है पूर्व पर और एक होता है पर। ठीक है, पूर्व प्लस पर, यानी कि परवर्ण जो है वो आदेश होगा पूर्व वर्ण और पर वर्ण, यानी पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आदेश होगा। किस सूत्र से होगा? लेकिन तो सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम। एंगी पररूपम सूत्र क्या कहता है? एंगी पररूपम सूत्र कहता है कि एंग से तात्पर्य है एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा है। माहेश्वर सूत्रों में तीसरा जो सूत्र है वो क्या है? पहला सूत्र क्या है? अ ई उण। दूसरा है रीलरक। तीसरा है ए ओंग। अयोन रीलरक ए ओंग है। तो माहेश्वर सूत्रों में तीसरा सूत्र है ए ओंग। तो एंग में क्या आता है? ए और ओ। एंग प्रत्याहार में क्या आएगा? ए और ओ। ठीक है, पररूप यानी कि पररूप हो जाते हैं, लेकिन कब होते हैं? तो इसके लिए हम पिछले सूत्र को ध्यान करते हैं कि अवर्णांत उपसर्ग। अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से हैं? तो समस्त 22 उपसर्गों में से 4 उपसर्ग प्र, अब और उप। समस्त 22 उपसर्गों में से प्र, अब और उप। प्र, अब और उप क्या है? ये अवर्णांत। अवर्णांत। अवर्णांत क्यों कहा गया है इन्हें? क्योंकि प्र के बाद क्या है? अब के अंत में क्या है? अकार। अब के अंत में क्या है? अकार। उप के अंत में क्या है? अकार। तो सब के अंत में क्या है? अकार है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? अवर्णांत। ठीक है, तो सूत्र कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे यदि अवर्णांत उपसर्ग से परे यदि एंग आदि धातु। कौन सी धातु? एंग आदि धातु। एंग आदि धातु से मतलब है जिनके अंत में एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण, यानी ये अथवा ओ हो। तो अवर्णांत उपसर्ग से परे यदि एंगादि धातु विद्यमान हो। क्या हो? एंगादि धातु विद्यमान हो तो पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक पररूप हो जाता है। तो लिखेंगे कि अवर्णांत उपसर्ग से परे, अवर्णांत उपसर्ग से परे यदि एंगादि धातु
विद्यमान हो तो पूर्व प्लस पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक पररूप हो जाता है। क्या हो जाता है? एक पररूप हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जब एंग आदि धातु से पहले क्या हो? प्रय, अप, अब और उप अर्थात अवर्णांत उपसर्ग हो, तब क्या हो जाता है? एक पररूप हो जाता है। अर्थात एंग आदि धातु का जो वर्ण है ए या ओ वही रहता है पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर। तो लिखेंगे अर्थात यदि पूर्व में कोई भी अवर्णांत उपसर्ग हो अर्थात पूर्व में कोई भी अवर्णांत उपसर्ग विद्यमान हो और उसके बाद एंग यानी कि ए या ओ, उसके बाद एंग प्रत्याहार के वर्ण से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो, क्या हो? एंग प्रत्याहार के वर्ण से प्रारंभ होने वाली कोई धातु, ठीक है, तब पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होगा? एक पररूप आदेश हो जाता है। ये क्या है? ये इस सूत्र की व्याख्या है। अवर्णांत उपसर्ग अर्थात प्र, अप, अब या उप में से कोई भी उपसर्ग पहले है, ठीक है, उसके बाद एंग आदि धातु विद्यमान है अर्थात जिस धातु के का प्रारंभिक वर्ण, जिस धातु का आदि वर्ण क्या है? एंग। एंग से तात्पर्य है ए या ओ से प्रारंभ होने वाला वर्ण है। तब क्या होता है? पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप हो जाता है। अर्थात यदि पूर्व में कोई भी अवर्णांत उपसर्ग विद्यमान हो, कोई भी अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग से तात्पर्य है जिसके अंत में अवर्ण विद्यमान हो, ऐसा कोई उपसर्ग हो और उसके बाद एंग प्रत्याहार के वर्ण से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु हो, तब पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक पररूप आदेश हो जाता है। जैसे मैं लिखूं प्रधन एजते, ठीक है, इस स्थिति में
इस स्थिति में। तो देखो हम देखते हैं कि यहाँ प्र है, पूर्व में क्या है प्र, और प्र में क्या है अकार, प्र में क्या है अकार। इधर ए से प्रारंभ होने वाली धातु है, क्या है ए से प्रारंभ होने वाली धातु, तब क्या हो जाएगा इन दोनों वर्णों के स्थान पर रूप अर्थात ए ही रहेगा। क्या रहेगा ए रहेगा, एकार रहेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे प्र एजते। ठीक है, आकार और एकार के स्थान पर क्या हो गया केवल एकार हो गया। सूत्र लिख देंगे एंगे पर रूपम सूत्र से। एंगे पर रूपम सूत्र से तो प्रेजते होगा। प्रेजते से हिंदी अर्थ क्या होता है, प्रेजते धातु, यानी कि जो धातु है प्रेजते में, तो प्रेजते में कौन सी धातु है, प्रेजते में धातु कौन सी है। ठीक है, तो प्रेजते, प्रेजते शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अत्यधिक चमकना। क्या होता है हिंदी अर्थ, अत्यधिक चमकना। प्रेजते यानी कि बहुत चमकता है, प्रेजते बहुत चमकता है, किसका अर्थ होता है प्रेजते का। इसी प्रकार से एक शब्द है उपोसति, ओसति धातु है उसमें। ठीक है, तो प्र उपोसति, उपधन ओसति, उपोसति का हिंदी अर्थ क्या होता है, उपोसति का हिंदी अर्थ होता है जलाना, यानी कि जलाता है। तो प्रेजते और उपोसते इस सूत्र की सहायता से ही सिद्ध होंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रेजते को किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा। प्रेजते और उपोसति, प्रेजते उपोसति दो शब्द हैं जो कि एंगी पर रूपम सूत्र से सिद्ध होंगे। उपोसति, उपोसति का हिंदी अर्थ होता है जलाना, यानी जलाता है, और प्रेजते का अर्थ होता है अधिक चमकना, यानी अधिक चमकता है, अधिक चमकता है। प्रेजते अधिक चमकता है, बहुत चमकता है। उपोसति जलाता है। प्रेजते शब्द में प्र उपसर्ग है और एज्र धातु है। कौन सी धातु है, एज्री, एज्री धातु। एज्री धातु से तात्पर्य क्या है, चमकना। एज्री धातु का अर्थ क्या होता है, चमकना। तो एज्री धातु और एजते है तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उपोसति, उपोसति में उप उपसर्ग है और उस धातु है। कौन सी धातु है, उस धातु है। उस धातु का हिंदी अर्थ क्या होता है, दहन करना। उस धातु का हिंदी अर्थ होता है दहन करना। उप उपसर्ग जब इसके साथ लग जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा उपोसति, तब इसका हिंदी अर्थ होता है जलाता है। ठीक है, तो हम इन दोनों शब्दों को एंगे पर रूपम सूत्र की सहायता से सिद्ध करना। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रधन एजते और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उपधन ओसति, उपधन ओसति, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रधन एजते, प्रधन एजते। तो देखो यहाँ उपसर्ग उप है, अवर्णांत है क्योंकि अवर्ण अंत में है। इधर एंग आदि धातु का ओ वर्ण है, ओ वर्ण से प्रारंभ हो रहा है। इसी प्रकार इसमें प्र उपसर्ग है
अकार अंत में है और एंग आदि धातु के ए से प्रारंभ हो रहा है। किससे प्रारंभ हो रहा है? ए से। तो हम देखते हैं प्रेजति। प्रेजति किस प्रकार सिद्ध होगा, उसके बाद उपकोष्ठी आपको सिद्ध करना है। तो प्रेजति देखिए, प्रेजति बहुत चमकता है या अधिक चमकता है। ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ है। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रधान एजते लिखेंगे। यह असिद्ध रूप है। कैसा रूप है? असिद्ध रूप है। ठीक है, हमें क्या लिखना है? प्र उपसर्ग में अकार अंत में है और एजते एंग प्रत्याहार से प्रारंभ होने वाली धातु है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पूर्व में प्र उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग? प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग कैसा है? अवर्ण। तो प्र उपसर्ग के अंत में अवर्ण है। कौन सा वर्ण है? अवर्ण। तथा उसके बाद एजरी धातु। कौन सी धातु? एजरी धातु। एजरी धातु का क्या विद्यमान है? ए विद्यमान है। एजरी धातु का ए विद्यमान है, जो कैसी धातु है? एंग आदि धातु है। कैसी धातु है? एंग आदि धातु है। तो लिख देंगे कि यहाँ अवर्णांत उपसर्ग के पश्चात, अवर्णांत प्र उपसर्ग के पश्चात एजरी धातु का क्या है? ए है, जो एंग प्रत्याहार है। जो हम यहाँ इधर करेंगे वही इधर लिखेंगे। ठीक है, जो एंग प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है? एंग प्रत्याहार का ए विद्यमान है। जब एंग प्रत्याहार का एंग विद्यमान है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि प्र अकार और एकार दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? एकार। एंगी पर रूपम सूत्र से, एंगी पर रूपम सूत्र से पूर्व प्लस पर, अर्थात अकार प्लस एकार, दोनों वर्णों के स्थान पर एक पर रूप एकार हो जाता है। क्या हो जाता है? इनकी पर रूपम से पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक पर रूप हो जाता है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे? संकलन करेंगे, संयोजन करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रेजते। लिखेंगे अज्जीनम परेण संयोज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर अज्जीनम परेण संयोजम सूत्र से
वर्ण संयोग करने पर। अब हम देखते हैं प्रेजते, इधर प्रेजते। यहाँ हमें क्या नहीं करना है, प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं करनी है, विभक्ति कार्य भी नहीं करना है, क्योंकि धातु है प्रेजते। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। हम लिखेंगे प्रेजते सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। इस प्रकार से प्रेजते शब्द क्या होता है, सिद्ध होता है। ठीक इसी प्रकार हमें उपोषति को सिद्ध करना है। उपोषति का संधि विच्छेद होगा उपधन पोषति। इधर हमें क्या लिखना है कि यहाँ पूर्व में उप उपसर्ग के अंत में अवर्ण है और उसके बाद उस धातु जो कि एंग प्रत्याहार ओ से प्रारंभ है, ठीक है। उप के अकार और ओकार के स्थान पर केवल क्या हो जाएगा, ओकार हो जाएगा। लिखेंगे एंगी पर रूप सूत्र से अकार प्लस ओकार के स्थान पर एक पर रूप ओ हो जाता है और उपोषति हमारा सिद्ध हो जाता है। आगे के लिए अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।